नमस्कार। आज हम नागार्जुन की कविता कालिदास पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि कालिदास जो है वो प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवाद के दौर से लिखना शुरू किया और बहुत बाद तक जब ये घोषणा की जाने लगी, जब वह लिखने का अंत कर रहे थे, तब ये घोषणा होने लगी उस दशक में कि विचारधारा की मौत हो चुकी है, इतिहास का अंत हो चुका है। तो एक लंबे दौर तक नागार्जुन ने रचनाएं की। नागार्जुन की ये जो कविता है जिसको हमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ना है, ये कविता कालिदास है। तो पहले एक बार हम इस कविता से गुजरते हैं। गुजरने में भी बहुत बार कई सारे अर्थ खुलते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुनासू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का। देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मंजब उच्चटा। खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा। उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो। अमल धौलगिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे। रोया यक्ष कि तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। तो ये कविता जो है असल में कवि के रचना प्रक्रिया से संबंधित जान पड़ती है कि जब कवि ने रचना की तब उसके जो मनोभाव थे वह क्या थे। नागार्जुन का जो रचना का अनुभव संसार है वह बहुत विस्तृत है। कालिदास उनके बहुत प्रिय कवि रहे। बादल को घिरते देखा है कविता में भी प्रसंग उस कालिदास के मेघदूत महाकाव्य का ही है। विद्यापति उनके बहुत प्रिय कवियों में से थे। और उसके बाद फिर एक लंबी परंपरा चलती है। बुद्ध से भी प्रभावित रहे, मार्क्सवाद से भी प्रभावित रहे, यात्री हो गए, घूमते रहे, जनता के बीच रहे। उन्होंने खुद कहा कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। और हमने नागार्जुन को एक जन कवि के रूप में देखा है, जो ये कहते हैं कि हाँ मैं प्रतिबद्ध हूँ, मैं आबद्ध हूँ। और वो कहते हैं कि मैं प्रतिबद्ध कवि हूँ, मैं जनता का कवि हूँ और मैं जन कवि हूँ। यह कवि जब कहता है, जब उसके अंदर यह विश्वास आता है, और फिर जनता, इससे बड़ी बात है कि जब लोग यह विश्वास करते हैं कि हाँ वह जन कवि था, तो फिर उस जन कवि को इस बात पर चर्चा क्यों करनी पड़ी और कालिदास से क्यों पूछना पड़ा कि ये बताओ कि तुम रोए थे या अज रोया था। हिंदी साहित्य में नई कविता और नई कहानी के दौर में एक स्वानुभूति की और सहानुभूति बनाम स्वानुभूति की लड़ाई जो है वो शुरू हो गई थी। माना जाता था कि सहानुभूति जो है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि स्वानुभूति है। सही बात है कि जिस को लगता है जाके पैर न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। जिसका पैर फटता है वही दूसरों का दर्द जान सकता है, स्वानुभूति है। पर ज़रूरी नहीं कि हर बार दर्द जानने के लिए पैर का फटना ज़रूरी है। रचनाकार जो है उसकी रचना प्रक्रिया एक बिल्कुल दूसरी चीज़ है और किसी व्यक्ति का उस कष्ट में होना एक दूसरी चीज़ है। एक मजदूर ज़रूरी नहीं है कि मजदूरों पर सबसे बेहतरीन कविता, कहानी, उपन्यास लिख पाए, पर अगर आप उसके दर्द से वाकिफ़ हैं, आप उसके दर्द में साथ हो सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, तो कोई भी उस कविता को, उस पर, मजदूरों पर अच्छी कविता, कहानी, उपन्यास लिख सकता है। हाँ, स्वानुभूति जिसके पास होती है, निश्चित रूप से अगर वह कवि बनता है तो उसमें एक उसे एडवांटेज तो मिलता है।
पर इसका मतलब ये नहीं है। पर यह कविता इसी का जिक्र कर रही है और कालिदास ये से पूछ रहे हैं नागार्जुन कि ये बताइए, पहला प्रसंग जो है वह रघुवंश महाकाव्य का है। वो पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि इंदुमती की जब मृत्यु हो गई तो राजा अज रोए थे या तुम रोए थे? जब इंदुमती का निधन हो गया, कहते हैं कि नारद के वीणा के फूल के गिरने से उसके सर पर चोट लग गई इंदुमती की और उसकी मृत्यु हो गई। इंदुमती का स्वयंवर हुआ था और उसको राजा अज जो है उस स्वयंवर में उनका वरण करके ले आए थे और बहुत प्यार करते थे, जैसा कि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य में बताया है। और उसके बाद इंदुमती जो है वो स्वर्ग चली जाती है, लेकिन अज नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनका पुत्र जो है वह अभी छोटा होता है, वो 8 साल का होता है। 8 साल के बाद वो अभी स्वर्ग चले जाते हैं। पर इस बीच जब उस इंदुमती के जब मृत्यु शोक में थे, तब नागार्जुन पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि कालिदास रोए थे या तुम रोए थे? वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि तुम ही रोए थे, क्योंकि जब तक दूसरों के दर्द को, दूसरों की पीड़ा को धारण नहीं किया जा सकता, तब तक अच्छी कविता की रचना नहीं हो सकती। उसके मर्म को छूना आवश्यक होता है, नहीं तो आप उसको उसी मार्मिकता के साथ, उसी प्रभाव के साथ नहीं बयान कर सकते। ऐसा नागार्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि तुम ही रोए थे। फिर वो कहते हैं कि शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में, कि जब असुरों के विनाश के लिए शिव जो थे वो समाधि में रत थे, तो उनको रिझाने के लिए कामदेव जो है वो जाते हैं और शिव जब गुस्सा हो जाते हैं और जब वो कामदेव को जो है अपने गुस्सा होकर भस्म कर देते हैं। तो शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में, जो यह कथा जो है यह कुमार संभव की है। यह कालिदास के कुमार संभव जो महाकाव्य है उसकी कथा है कि शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया। जिस तरह से हवन में जो समिधा में घी लगा कर दिया जाता है और वो तुरंत जल जाता है, जल आग में, उसी तरह से कामदेव भस्म हो गया था शिव के उस तीसरे नेत्र की महाज्वाला में। और तब उसकी पत्नी, कामदेव की पत्नी का जब दारुण क्रंदन होता है, वह रोने लगती है। उस भीषण क्रंदन को सुन, उसकी रुदन को सुन, उसकी रुलाई को सुन, रति का क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दृग्ध होए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे? तो उसका क्रंदन सुनकर क्या तुम रोए थे? नागार्जुन कह रहे हैं तुमने ही तो दृग्ध होए थे आंसुओं से, कि अपने आप मतलब तुम इतना रोए थे रति का क्रंदन सुनकर, कि एक तरफ शिव हैं, एक तरफ शिव की महाज्वाला है, दूसरी तरफ रति का क्रंदन है, लेकिन कवि जो है उस क्रंदन के साथ खड़ा होता है और उसको तुमने महसूस किया था। और तुम भी तो जार जार होकर रो रहे थे, तुम बेहद दुखी थे। फिर तीसरा जो प्रसंग है वो मेघदूत महाकाव्य का है। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, आषाढ़स्य प्रथम दिवसीय, जो जिस तरह से मेघदूत जो है वह शुरू होता है कि आषाढ़ मास का, वर्षा के मौसम का, आषाढ़ जो है उसमें वर्षा ऋतु आ जाती है, उस बादलों से भरा मौसम है, प्रथम दिवस है। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, एक प्रेम में भूमिका। प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उछटा। और यक्ष जो था वह अपनी प्रेमिका से के प्यार में इतना मगन था कि उससे एक गलती हो जाती है और उसको फिर निकाल दिया जाता है और उसको पृथ्वी पर एक साल की सज़ा दी जाती है कि तुम इस जगह से पृथ्वी पर रहोगे। और लेकिन जब वह दूर रहता है तो अचानक जब वर्षा का मौसम आता है तो वह अपनी प्रेमिका को बेहद याद करने लगता है और खुद नहीं जा पाता, तो वह बादलों को, मेघ को दूत बना करके अपनी प्रेमिका के पास भेजता है। उसी का जिक्र जो है वह मेघदूत में है। तो देख गगन में श्याम घन घटा, विदुर यक्ष का जब मन जब उछटा।
खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा उसने भेजा। तो वो जो मेघ जा रहे थे, मेघ जो उड़कर जा रहे थे, उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले, तो उनके साथ बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना कि तुम भी तो उनके साथ उड़ रहे थे। मेघ जब यक्ष के दुख को, यक्ष की पीड़ा को लेकर उनकी प्रेमिका के पास जा रहे थे, तब तुम भी तो साथ साथ ही उड़ रहे थे। इसलिए सच सच बतलाना कि पर पीड़ा से पूर पूर हो, यानी दूसरों की पीड़ा से मतलब अपने अंदर उसको महसूस करके, मतलब तुम भी उससे, तुम्हारा भी रग रग दुख रहा था, थक थक कर और चूर चूर हो, कि तुम जब जा रहे थे तो थकावट जो हो रही थी, चूर हो जा रहे थे मेघों की तरह। जैसे उन्होंने बादल को घिरते देखा है, कविता में ये बात कही है कि क्या पता थक कर यहीं बरस न पड़े होंगे। अमल धवल गिरी के शिखरों पर, मतलब हिमालय के शिखरों पर अमल धवल गिरी, जिसमें किसी तरह का अमल, जिस पर कोई बिल्कुल गंदा ना हो, धवल साफ पहाड़ के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना कि अज रोया या तुम रोए थे, रति रोई या तुम रोए थे, रोया यक्ष या तुम रोए थे। तो कहने का अर्थ है कि जब तक आप दूसरों की भावनाओं को धारण नहीं कर लेते हैं, उसको समझ नहीं लेते हैं, उसकी पीड़ा के साथ एकात्म आपका नहीं हो जाता है, एकाकार नहीं हो जाते हैं, तब तक एक कवि जो है वह अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। जैसे ये कहना कि होरी की कथा कहते कहते प्रेमचंद कितना रोए, हल्कू के तरह कुत्ते से जो चिपक कर वह ठंडी रात बिताता है, या हामिद का जो दर्द है उसको जब तक महसूस नहीं कर पाएंगे, प्रेमचंद ने तो हीरा मोती तक के दर्द को महसूस किया, तब तक वह पाठक तक नहीं पहुंच सकता है, या वह रचना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, या मार्मिक नहीं हो सकती, उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो उस पीड़ा को समझना, उस दुख को समझना बेहद आवश्यक होता है कवि के लिए। जैसा कि निरालानंद खैर कह ही दिया, और वो उनका ही दुख था जो कम से कम उस कविता में उन्होंने कही। उसको पहले भी बहुत सारी कविताएं थी जिसमें उन्होंने दूसरों का दर्द समझा, पर सरोज स्मृति जो कविता है जिसमें वो कहते हैं कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, कि मैं कवि के तौर पर क्या कहूँ। तो इसी तरह से जैसे गहनानंद ने कहा कि मुझे तो मेरो कवित्व बनावत, कि मुझे मेरी कविताएं बनाती हैं। तो ये कहने का अर्थ ये है कि कवि जो है जिन विषयों पर लिखता है, जिस पीड़ा से उसका पात्र गुजर रहा है, उसी पीड़ा से रचनाकार को, कवि को भी गुजरना पड़ता है या गुजरता है। मुक्तिबोध ने यह लिखा है कि एक कवि जो है वो सिर्फ रचना प्रक्रिया में पढ़कर कवि नहीं होता है, कि आप ये जान जाएं कि किस तरह से रचना करनी है, एक कवि को कैसे कविता लिखना होता है, इससे आप कवि नहीं हो सकते हैं। वरन वास्तविक जीवन में आपको आत्म समृद्धि को प्राप्त करना पड़ता है, और मनुष्यता के प्रधान लक्ष्यों से एकाकार होने की क्षमता से यह प्रभाव पता चलेगा कि कवि कितना महत्वपूर्ण है, या कवि कितना प्रामाणिक है, उसकी जो अभिव्यक्ति है वह कितनी असर रखती है। कहने का अर्थ है कि जब तक जीवन में अपनी आत्म समृद्धि मतलब आत्मा की समृद्धि मतलब दूसरों के दुख को समझ पाना, दूसरों की तकलीफ़ों को समझ पाना, दूसरे के मर्म में प्रवेश कर पाना, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण कहा। तो ये सबसे मुख्य है। तो मुक्तिबोध इस संबंध में लिखते हैं, यही कारण है कि काव्य केवल एक सीमित शिक्षा और संस्कार नहीं है, कि कविता करना कोई एक ये नहीं है कि एक शिक्षा है, एक तरह का एक संस्कार है कि आपको मिल गया है और आप बस कविता लिख रहे हैं और आप कवि हो जाएंगे, वरन एक व्यापक भावनात्मक और बौद्धिक परिष्करण है, एक कल्चर है। वह परिष्कृति जो वास्तविक जीवन में प्राप्त करनी पड़ती है, एक भावनात्मक और बौद्धिक परिष्करण है कि भावनात्मक रूप से भी आपको उतना ही समृद्ध होना है। और यही वजह है कि तभी और उसको वास्तविक जीवन में प्राप्त करना पड़ता है। कि नागार्जुन जो जन कवि थे, जो वो दूसरों की पीड़ा को समझ पा रहे थे, जब उनसे ये पूछा जाने लगा कि यह प्रगतिवाद जो है, या यह जो लोगों के प्रति भावना, जो प्रतिबद्धता है, यह दिखावा है, या नागार्जुन की प्रतिबद्धता सचमुच जनता के प्रति है।
तो जब ये कवि से कोई पूछने लगता है कि जब जानबूझकर उस पर यह आरोप मढ़ा जाने लगता है कि वो कवि कितना प्रामाणिक है, यह तो उसकी रचना से ही पता चलता है कि जो भी यक्ष के दुख सुनता है वह रोने लगता है। तो उसके वो इसलिए क्योंकि वो कालिदास ने भी उस पीड़ा को महसूस किया है, तभी वह यक्ष की उस पीड़ा को, रति की उस पीड़ा को, अज की उस पीड़ा को, यानी जो चिरंतन काल से चला आ रहा है कविता रचने का काम। और कविता की शुरुआत ही जो है वो क्रौंची जो कि हत्या जब एक शिकारी कर देता है तो कहा जाता है पहली कविता वहीं से निकली। जैसे पंत ने कहा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। यह दुख के भावनात्मक पक्ष है, लेकिन आधुनिक ज़माने में उसका एक बौद्धिक पक्ष भी है। और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस जगह जिसका दुख हो रहा है, यक्ष रोया, पर यक्ष के साथ खड़ा होना, यानी कवि ने क्या किया, कवि जो है कुबेर के साथ खड़ा नहीं होता है, वह यक्ष के साथ खड़ा होता है। शिव के तरफ नहीं है कवि, वो रति के तरफ है। स्वर्ग गई हुई मतलब जिस तरह से मृत्यु होती है इंदुमती की, उसके खिलाफ जो अज है, जो मानवीय पक्ष है, जो मानवीय संवेदना है, जो एक मानव की, जो क्यों ये कालिदास के सारे महाकाव्य जो हैं ये क्लासिक माने जाते हैं, महान माने जाते हैं, आज भी उसका लोग पाठ करते हैं, इसलिए कि उसमें जो हमारा भावनात्मक पक्ष है, वो जो मनुष्यता का पक्ष है, उसको कालिदास ने सबसे ज़्यादा मतलब अपनी कविता में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। नागार्जुन भी जनकवि इसलिए हैं क्योंकि वह जनता की उन भावनाओं को अपनी कविताओं के माध्यम से सामने लाते हैं। जैसे उन्होंने लिखा कि 7 साल की बच्ची का पिता है तो क्या हुआ, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। क्या देखते हैं आप? कवि यह नहीं देखता है कि प्राइवेट बस का ड्राइवर है, कवि देख रहा है कि वो 7 साल की बच्ची का पिता है। गुलाबी चूड़ियाँ उसने लटका रखी हैं सामने, तो ये जो गुलाबी चूड़ियाँ हमेशा से उसमें इतने सारे लोग चढ़ते उतरते रहे हैं, जब किसी की नज़र में नहीं आया, वह नागार्जुन की जन प्रतिबद्धता के कारण वह गुलाबी चूड़ियों को देख पाया और उसके मर्म को समझ पाया और उसे ड्राइवर से पूछते हैं कि नहीं मानती है मुनिया, ड्राइवर कहता है इसीलिए लटका के रखी हैं ये मैंने चूड़ियाँ गुलाबी 4। तो ये जो प्रतिबद्धता है ये भावनात्मक और बौद्धिक दोनों के सम्मिश्रण से पैदा होता है। और नागार्जुन जैसे प्रतिबद्ध कवियों ने इसलिए कालिदास को सामने लाया ताकि उस रचना प्रक्रिया पर सवाल न उठाया जाए कवि की प्रतिबद्धता को उसकी कविताओं से आंका जाए। और कवि की प्रतिबद्धता पर एक बार तो आप उसको चेक कर सकते हैं, पाठक ये देखने की कोशिश करता है कवि किस तरफ खड़ा है, और उसी प्रतिबद्धता से उसकी रचना प्रक्रिया का संबंध होता है। और जिस तरह से सोचता है उस तरह से लिखता है, जिनकी तरफ से सोचता है, जिनकी तरफ वो खड़ा है वो उनकी बातें लिखेगा, वो राजा की तरफ खड़ा है तो वो राजा की बातें लिखेगा। तो इसलिए ये जो कविता है जिसमें अज का उदाहरण दिया गया, यानी रघुवंश महाकाव्य का प्रसंग आया, फिर कुमार संभव का प्रसंग आया जिसमें रति का दुख है, और फिर मेघदूत का प्रसंग आया जिसमें यक्ष का दुख है। तो इन तीनों दुखों से एकाकार होते हुए नागार्जुन जिस तरह से पूछते हैं कालिदास से, ये सच सच बतलाना, तुम ही बताओ ना। वो नहीं है कालिदास, लेकिन उनसे पूछ रहे हैं कि तुम बताओ ना कि तुम रोए थे ना, तुमने अपने आंख धोए थे आंसुओं से, अदरवाइज मतलब नहीं तो तुम ऐसा लिख ही नहीं सकते थे। एक कवि ही एक दूसरे कवि की रचना प्रक्रिया को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकता है। नागार्जुन यही कह रहे हैं कि उस रचना प्रक्रिया में दूसरों के दुखों को, दूसरों की पीड़ाओं को आत्मसात करना पड़ता है और उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। नागार्जुन ने भी अपनी कविताओं में यही किया और कालिदास से भी वो यही कह रहे हैं। तो रचना प्रक्रिया का जो अर्थ है वो मनुष्य बनने की प्रक्रिया से संबंधित है, मनुष्य होने की प्रक्रिया से संबंधित है। यही इस कविता का मूल भाव है। धन्यवाद।